Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. I am Ramesa Asad, a first year medical student at Allama Iqbal Medical College, Lahore. So basically, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं that are the problems which are faced by freshers during MDCAT. I myself am a fresher, तो मुझे पता है कि जो freshers होते हैं वो किन किन प्रॉब्लम से गुजरते हैं. ड्यूरिंग MDCAT उन्हें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं. नो डाउट रिपीटर्स को भी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उनकी प्रॉब्लम्स फ्रेशर्स की प्रॉब्लम से डिफरेंट होती हैं. तो आज हम मेनली उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे. नंबर 1, MDCAT और FSC में ट्रांजिशन टाइम बहुत कम है. फ्रेशर्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता. द डे दे पास देयर सेकेंड ईयर एग्जाम्स, द वेरी नेक्स्ट डे दे गो इनटू MDCAT प्रिपरेशन. और उनको ट्रांजिशन का टाइम ही नहीं मिलता. उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है. कि FSC का क्राइटेरिया अलग होता है, वो उसकी पढ़ाई की डिमांड्स अलग हैं. और FSC से MDCAT का जो ट्रांजिशन है वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते. FSC टोटली क्रैमिंग में उनका टाइम गुजरता है. टोटली क्रैम करते हैं वो चीज़ों को. एंड MDCAT इज़ टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज़. अब जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो मुझे बताते हैं, जूनियर्स, वो भी यही बताते हैं कि यही मेन प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग फेस करते हैं. नंबर 1 इज़ शॉर्टेज ऑफ टाइम. सबको यही लग रहा होता है कि टाइम बहुत कम है. मुझे भी यही लगता था कि टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ये तो कभी कवर नहीं होगा. हर रोज़ नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं. एक एक दिन में इतने लेक्चर्स होते हैं तो पता नहीं कैसे कवर होगा. लेकिन एट द एंड सब कुछ हो जाता है. सेकेंड ईयर की पेपर्स के बाद जो फ्रेशर्स होते हैं उनके साथ पैरेलली बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं. पैरेलल ही उनके प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं, उनकी क्लासेस हो रही होती हैं, वो न्यू कॉन्सेप्ट्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. उन्होंने प्रैक्टिकल नोटबुक्स बनानी होती हैं, प्रैक्टिकल्स की तैयारी करनी होती है, नए सिस्टम को उन्होंने जानना होता है, उन्हें समझना होता है कि MDCAT में उनके साथ क्या होगा आगे. और डेली बेसिस पे, यानी हमारे टाइम पे तो डेली नोटिफिकेशंस आते थे. अलग प्रोविंशियल हो रहा है, नेशनल हो रहा है, अभी नहीं होगा, थोड़े अरसे बाद होगा, अभी टाइम है होने में. इस तरह की बहुत सारी र्यूमर्स सर्कुलेट करती हैं. वो सारा कुछ एक साथ ही उनके साथ हो रहा होता है. और कि यही लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है. फेडरल की बुक्स भी हैं, पंजाब बोर्ड की भी हैं, अपने अलग अलग बोर्ड्स की हमने बुक्स पढ़नी होती हैं, वो सारा कुछ करना होता है. और यही लगता है कि प्रॉब्लम है टाइम, हमारे पास बहुत शॉर्ट है, तो टाइम की प्रॉब्लम हमें है. वीक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके, क्रैम किया होता है. पूरी FSC 2 साल अच्छी तरह से बुक्स को क्रैम किया होता है. और वही चीज़ें जब MDCAT में कॉन्सेप्ट्स बेस्ड उनका आ जाता है क्वेश्चन, तो वो वहाँ मार्क खा जाते हैं. और यही लगता है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल है, बहुत सारी डिफरेंट एकेडमीज़ की बुक्स हैं, डिफरेंट लोगों के पेपर्स हैं, डिफरेंट लोगों का अलग अलग उन्होंने अपना प्रैक्टिस मटेरियल जनरेट किया हुआ है. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग लोगों की गाइडलाइंस होती हैं. अब उनको समझ नहीं आ रही होती, वो एक को फॉलो करें, दूसरे को फॉलो करें, वो कैसे इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलें. तो ये सारी प्रॉब्लम्स फ्रेशर्स को फेस करनी पड़ती हैं. हाँ, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा मैंने बच्चों में देखा है कि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते होते हैं, लेकिन उनके घर वालों की ख्वाहिश होती है, उनके पेरेंट्स की, उनकी फैमिली में लोगों की होती है कि वो पेरेंट्स भी कह रहे होते हैं कि फलां का बेटा डॉक्टर बन रहा है, तो देखो तुम्हें भी मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने या मेरी बेटी डॉक्टर बने, सर्जन बने. इस तरह से उनकी ख्वाहिशें होती हैं. और फिर आप जो फ्रेशर्स होते हैं ना, वो इर्द गिर्द जो कंपटीशन होता है ना, उसमें बहुत प्रेशर ले जाते हैं. अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा आंसर कर रहे होते हैं चीज़ों को, और ये चीज़ें हमें तो नहीं आती, इन्होंने पता नहीं कैसे पढ़ ली, और कैसे हम लोग कैसे ये चीज़ें पढ़ेंगे. तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाता है. फर्स्ट मंथ आई गेस ऐसा होता है जिसमें आप लोग अपना सिलेबस कवर करते हैं, और जो सेकेंड मंथ प्रिपरेशन का होता है उसमें आप लोग अपना सारा सिलेबस रिवाइज करते हैं. मल्टीपल टेस्ट्स होते हैं. पहले सिंगल चैप्टर के टेस्ट होते हैं, फिर 4 चैप्टर्स के टेस्ट होते हैं, फिर क्वार्टर बुक्स होते हैं, हाफ बुक्स होते हैं, फुल बुक्स होते हैं. FLPs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रैक्टिस. कि आप कैलकुलेशंस की भी प्रैक्टिस करें, FLPs की, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जो बच्चे हमारे यहाँ है ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता. MDCAT देने से पहले ही वो ये एज्यूम कर लेते हैं दैट आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकती, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कर सकती, पता नहीं ये कैसे होगा, और ये तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, ये मैं नहीं कर पाऊँगा टाइम पे, ये, या बाकी लोगों की मुझसे बहुत अच्छी तैयारी है और मेरी तो तैयारी नहीं है, या बाकी बहुत पढ़ते हैं तो मैं नहीं पढ़ती. MDCAT में हर बच्चा बहुत पढ़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बच्चे.
ये चीज़ तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं या मैं नहीं पढ़ा। नो, सब लोग बहुत पढ़ते हैं, बस एमडी कैट में सब लोग अपने आप को वक्फ कर देते हैं एक तरह से पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि एमडी कैट एस्पायरेंट कोई और काम करता होगा। और आप लोग अपने आप को भी देखिए, हाँ बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। डेली बेसिस पे जो टेस्ट होते हैं ना, सेल्फ असेसमेंट करते हैं बच्चे अपनी, तो वो जो टेस्ट होते हैं उनमें अपने आप को इवेल्युएट ठीक नहीं करते। वो पूछ कर कुछ बच्चे एमसीक्यूज कर रहे होते हैं और वो भी खराबी करते हैं, और जो नहीं पूछ के कर रहे होते और गलत कर रहे होते हैं वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। जैसे ही की चेक करते हैं वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करते जाते हैं कि इस टेस्ट में मेरी परफॉर्मेंस बहुत लो थी, वो मुझसे तो नहीं होगा एमडी कैट, ये तो मेरे 10 एमसीक्यूज गलत हैं, 6 एमसीक्यूज गलत है। नो, आप जो मिस्टेक्स पहले टेस्ट में करते हैं बस आप ये कोशिश करें कि वो अगले टेस्ट में ना हो। सो माय डियर जूनियर्स, अगर एक या दो टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही या आपका डिजायर्ड या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इट डजंट मीन कि आगे भी आप लोगों के साथ वैसा ही होगा और आपके उतने ही मार्क्स डिडक्ट होंगे या उतनी ही आपकी गलतियां होंगी। ना हो, ये टेस्ट जो है ये हमारी अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए कि मैं किस जगह पे स्टैंड करता हूँ। सो माय डियर जूनियर्स, अपने गोल्स को सेट रखें और डेली बेसिस पे अपने शॉर्ट टर्म गोल्स की अकॉर्डिंग वर्क करें। आई नो आप लोग, मेरे साथ ये ऐसा होता था कि मैं डेली बेसिस पे अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाती थी, या मैं एक या दो सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह कर लेती थी तो बाकी 2 सब्जेक्ट्स मेरे छूट जाते थे। लॉजिकल रीजनिंग का तो यही होता है कि आप लोग उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहते हैं, या आप उसको ड्यूरिंग लेक्चर्स भी टाइम देते रहते हैं। अगर आपने कोई अकेडमी वगैरह ज्वाइन की हुई है तो ब्रेक टाइम या 10-15 मिनट इतना बहुत होता है, इसके लिए आप, मेरा ख्याल है आप उसको उतना टाइम में कवर कर लेते हैं। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये 4 हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं और इनको हमने बहुत अच्छी तरह कवर करना होता है। मैं डेली बेसिस पर शायद 2 सब्जेक्ट्स को अगर अच्छी तरह कर लेती थी तो 2 को इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाती थी, या 2 को उतना टाइम नहीं दे पाती थी। हाँ, नेक्स्ट टाइम में जो 2 मैंने पहले कर लिए थे मैं उनको इतना टाइम नहीं देती थी, और जो मैंने नहीं किया था उसको मैं ज़्यादा टाइम दे के ज़्यादा इफेक्टिवली उस चीज़ को मैं स्टडी कर लेती थी। स्टूडेंट्स का पुअर परफॉर्मेंस, मैं इसको पुअर परफॉर्मेंस भी नहीं कहूँगी, यानी थोड़ी सी कम, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम उनका रिजल्ट आ रहा है तो वो अपना जो होप है ना उसको कम करने लग जाते हैं, यानी वो इतने होपफुल नहीं रहते, वो अपना होप लूज कर देते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में, पूरे एमडी कैट के टाइम में स्टूडेंट का होपफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट अगर होपफुल नहीं होगा, अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग उसको यकीन ही नहीं होगा कि वो इसको अचीव कर सकता है, या ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह इससे रिजल्ट लूँगा, तो वो उसकी मेहनत के अंदर ना वो चार्म नहीं रहता और उसके रिजल्ट में भी वो आउटकम नहीं होता उसके रिजल्ट का कि वो अच्छे से अपना जो गोल है उसको अच्छे से अचीव करे, और उसके अंदर वो स्पिरिट नहीं रहता, उसका स्पिरिट लूज हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इस चीज़ को सर पे सवार नहीं करना कि एमडी कैट पता नहीं क्या चीज़ है, हम दे सकेंगे या नहीं, हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे या नहीं। नो, आपने अल्लाह ताला पे यकीन रख के अपने एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट करनी है और बहुत अच्छी तैयारी करनी है। आपके पास गाइडेंस है, बुक्स है, प्रैक्टिस मटीरियल है, सब कुछ है, सिर्फ आपको करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए आप लोगों को करने की कि आप लोगों ने ये चीज़ करनी है तो करनी है। जब करने का टाइम आता है तो तब आप लोगों ने बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना, अपने होप्स को हाई रखना है और प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है। एग्जाम फेयर बिल्कुल भी नहीं लेना। इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल टेस्ट, उसी तरह का टेस्ट जिस तरह आप अपनी अकेडमीज में देते हैं, जिस तरह आप घरों में देते हैं, बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट होगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या हो जाएगा। नो, आसान होगा। इट विल बी ईजी इफ़ यू थिंक यू कैन मेक इट ईजी, तो ये आसान ही होगा। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, और वो है कि इस सब सिनेरियो में हमने इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करना है। नंबर 1, आपने ओवर थिंकिंग छोड़ देनी है। पेपर में थिंकिंग करें, दैट इज़ वेरी गुड, बट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स को आपने अपने दिमाग से निकाल देना है। सबसे पहले तो आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि आपका एमडी कैट क्लियर लाजमी होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अगर अल्लाह ताला ने इसमें आपकी बेहतरी लिखी है तो आपका एमडी कैट ज़रूर क्लियर होगा। और अगर आप इसी चीज़ को अपने माइंड में रख के मेहनत करेंगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने टाइम दिया है, मैंने दुआ की है, इंशाल्लाह मेरा ज़रूर एमडी कैट क्लियर होगा, तो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। आप शॉर्टेज ऑफ टाइम का मसला जो है वो अब सब लोग अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करें। जैसे जो सब्जेक्ट्स आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं वो तब करें जब, उस टाइम पे करें जब आपके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी हो, जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव। अगर आप बहुत थके हुए हैं, लिथार्जिक फील कर रहे हैं और आपको अभी एनर्जी नहीं है पढ़ने की और स्पिरिट नहीं है पढ़ने का भी, तो उस सब्जेक्ट को भी मत पढ़ें। गो फॉर द ईजी वंस फर्स्ट। उस टाइम के लिए जो आसान है आप वो कर लें। हाँ, जो चीज़ें आपको नहीं आती, जो आपने पहले नहीं पढ़ी, उनको आप ज़्यादा टाइम लगाकर ज़्यादा टाइम के लिए बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और चीज़ों को आपने कंसिस्टेंटली करना है, आहिस्ता आहिस्ता करें, थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन कॉन्स्टेंटली आप मेहनत करें। जब तक आप कॉन्स्टेंट मेहनत नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन मैंने बहुत अपने अच्छी तरह मेहनत कर ली और 3 से 4 दिन आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो वो जो एक दिन आपने बहुत मेहनत की थी वो भी वेस्ट हो जाएगा। और सबसे पहले तो अगर आपने प्रैक्टिस बुक्स जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट की तो एक तरह की प्रैक्टिस बुक्स पहले कर लें। पहले एक सब्जेक्ट के लिए एक प्रैक्टिस बुक्स के सेट को खत्म करें, देन गो फॉर द नेक्स्ट वन इफ़ यू हैव टाइम। वरना मैंने तो सिर्फ एक ही ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेट्स किए थे प्रैक्टिस बुक्स के, वो भी मुझसे कंप्लीट नहीं हुए थे। जो मेन टॉपिक्स थे, हाई हील टॉपिक्स थे, वो मैंने पहले किए थे, और जो यानी जिनका इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की वेटेज नहीं थी उनको मैंने लास्ट पे किया था। वोकेबलरी का बच्चे कहते हैं बहुत इशू होते हैं। हाँ, वोकेबलरी के लिए और इंग्लिश के लिए यही है कि आप थोड़ा थोड़ा करें और डेली बेसिस पे करें। और वोकेबलरी में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, यानी सिनोनिम्स होते हैं एक दूसरे के, तो उनमें से आप कुछ वर्ड्स स्टार्ट वाले वर्ड्स होते हैं, मोस्टली वो इंपॉर्टेंट होते हैं, आप वो वर्ड्स अच्छी तरह याद कर लें। उनको याद कर लेंगे और आगे जब आप जाएंगे तो जब उसी से मिलता जुलता वर्ड आएगा तो आप कॉमन करते जाएं। आप कॉमन करते जाएंगे, आपको बहुत ईजिली बहुत अच्छी तरह से आप तैयारी कर सकेंगे इंग्लिश की, और एंड में फिर बर्डन नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे और वो चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी और वो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, और उसके बाद एग्जाम फेयर बिल्कुल अपने माइंड से निकाल देना है। इट्स जस्ट नॉर्मल टेस्ट, बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। जितनी आप लोगों की तैयारी होगी ना, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा आसान आपका पेपर आएगा। जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उससे अच्छा पेपर आएगा। और आपने, हाँ, फिजिक्स मेरे लिए जो सबसे टफ सब्जेक्ट था वो फिजिक्स था। मुझे फिजिक्स की कैलकुलेशंस में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम सॉर्ट आउट हो गई। आपने फिजिक्स की कैलकुलेशंस के लिए शॉर्टकट्स को मेमोराइज कर लेना, यानी जो फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूलाज आप मेमोराइज करके उन फॉर्मूलाज को आप एक फ्लो शीट पर लिख लेंगे। आप शॉर्ट लिस्टिंग भी इसी तरह करेंगे कि लास्ट डेज में याद करने के लिए आपके पास सिर्फ वो शॉर्ट लिस्टेड मटेरियल है, उसके अलावा आप बुक दोबारा नहीं खोलेंगे। एक बार जो चीज़ आपने याद कर ली आप उसको दोबारा याद नहीं करेंगे। एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लिया तो दोबारा नहीं याद करेंगे। अपना लेक्चर लें, अपने लेक्चर नोट्स को गो थ्रू करें, बुक की थॉरो रीडिंग करें, बुक के कॉन्सेप्ट्स को पिक करें, बहुत अच्छे से बुक्स के कॉन्सेप्ट को पिक करें, और उसके बाद आप उसको याद कर लें। ये आपका फेज़ 1 हो जाएगा। फिर आप टेस्ट देंगे, फिर टेस्ट की डिस्कशन होगी, जो मिस्टेक्स होंगी उनको आप रेक्टिफाई करें, और उसके बाद अपना कंटिन्यू करें। इसी प्रैक्टिस को आप 2 से 3 बार इस सब चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर हम पेपर एंड टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करना है पढ़ने का। पढ़ने के बाद अब उस पढ़ाई को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने टेस्ट्स में, अपनी प्रैक्टिस में, अपने एफएलपीज में। अब ऐसी चीज़ें जो आपको आसान लगती हैं, यानी वो सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा आसान लगता है और आपको लगता है कि मुझे इसमें इतना टाइम नहीं लगता, तो आप उस टाइम को उस सब्जेक्ट के थ्रू सेव करते जाएं। जैसे मेरे लिए बायो वॉज एन ईजी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री वॉज एन ईजी सब्जेक्ट एंड इंग्लिश वॉज एन ईजी सब्जेक्ट। ये 3 मुझे ज़्यादा आसान लगते थे और मैं अपने पेपर अटेम्प्ट इसी तरह करती थी। सबसे पहले मैं अपने एफएलपीज में बायो का पोर्शन कंप्लीट करती थी। हाँ, ऐसा नहीं होता कि आप एक ही गो में सारे एमसीक्यूज कर लें या पहली दफ़ा आप रीड करें और सारे एमसीक्यूज मार्क करते जाएं। नो, पहली दफ़ा में आपने पेपर पढ़ा, पेपर आपके सामने आया, आपने पेपर पढ़ा और कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपको नहीं आ रहे, या कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसमें आपको डाउट है, तो आप उन एमसीक्यूज को मार्क कर लें या उनको नोट डाउन कर लें कि ये एमसीक्यूज जो मैंने रिव्यू करने हैं, और मैंने पहली दफ़ा इनको रीड कर लिया, ऑप्शंस को रीड कर लिया, मैंने माइंड में इनको अपने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी मुझे आंसर कंफर्म नहीं है, तो आप उनको नोट डाउन कर लें, आप उनको लास्ट में अटेम्प्ट करें। इसी तरह बायो में कुछ एमसीक्यूज होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, आपने नोट डाउन कर लिया, और बहुत से ऐसे होंगे जो आपको आ जाएंगे, वो आपने अटेम्प्ट कर लिया, मार्क कर लिया। उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव कर जाएंगे। अगर हम पेपर एंड टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करना है पढ़ने का। पढ़ने के बाद अब उस पढ़ाई को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने टेस्ट्स में, अपनी प्रैक्टिस में, अपने एफएलपीज में। अब ऐसी चीज़ें जो आपको आसान लगती हैं, यानी वो सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा आसान लगता है और आपको लगता है कि मुझे इसमें इतना टाइम नहीं लगता, तो आप उस टाइम को उस सब्जेक्ट के थ्रू सेव करते जाएं। जैसे मेरे लिए बायो वॉज एन ईजी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री वॉज एन ईजी सब्जेक्ट एंड इंग्लिश वॉज एन ईजी सब्जेक्ट। ये 3 मुझे ज़्यादा आसान लगते थे और मैं अपने पेपर अटेम्प्ट इसी तरह करती थी। सबसे पहले मैं अपने एफएलपीज में बायो का पोर्शन कंप्लीट करती थी। हाँ, ऐसा नहीं होता कि आप एक ही गो में सारे एमसीक्यूज कर लें या पहली दफ़ा आप रीड करें और सारे एमसीक्यूज मार्क करते जाएं। नो, पहली दफ़ा में आपने पेपर पढ़ा, पेपर आपके सामने आया, आपने पेपर पढ़ा और कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपको नहीं आ रहे, या कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसमें आपको डाउट है, तो आप उन एमसीक्यूज को मार्क कर लें या उनको नोट डाउन कर लें कि ये एमसीक्यूज जो मैंने रिव्यू करने हैं, और मैंने पहली दफ़ा इनको रीड कर लिया, ऑप्शंस को रीड कर लिया, मैंने माइंड में इनको अपने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी मुझे आंसर कंफर्म नहीं है, तो आप उनको नोट डाउन कर लें, आप उनको लास्ट में अटेम्प्ट करें। इसी तरह बायो में कुछ एमसीक्यूज होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, आपने नोट डाउन कर लिया, और बहुत से ऐसे होंगे जो आपको आ जाएंगे, वो आपने अटेम्प्ट कर लिया, मार्क कर लिया। उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव कर जाएंगे। तो जिन सब्जेक्ट्स में टाइम बच सकता है हम उन सब्जेक्ट्स को पहले करें। जैसे फिजिक्स को एंड में करना चाहिए, लॉजिकल को थोड़ा पहले कर लें। अगर आपका माइंड नहीं दिल करा पहले इंग्लिश करने का, तो आपके बायो, केमिस्ट्री, लॉजिकल, रीजनिंग और इंग्लिश, और फिर मैं पर्सनली लास्ट में फिजिक्स हमेशा अटेम्प्ट करती थी। मुझे पता था फिजिक्स पहले करूंगी तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस बायो को, केमिस्ट्री को, हाँ ये भी आ रहे हैं एमसीक्यू,
MCQs आ रहे हैं, ये भी MCQs आ रहे हैं, तो वो करने से कॉन्फिडेंस बंदे का बूस्ट हो जाता है। हाँ, अगर मैं फिजिक्स पहले कर लेती तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता। और कॉन्फिडेंस MD-CAT में आपने अपना कॉन्फिडेंस बहुत हाई रखना है। बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस को आपने उसको शेक होने नहीं देना। आपने हाई होप्स रखने हैं और कॉन्फिडेंटली पेपर अटेम्प्ट करना है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे आता है, मुझे आएगा, पेपर देखूंगा आगे जैसे जाता जाऊँगा मुझे आएगा। तो आपने बस अच्छे से अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, टाइम को सेव करना है, पेपर रिव्यू करना है और अच्छे से अपना ईजी होकर अपने पेपर अपना अटेम्प्ट करना है। और शॉर्ट लिस्टिंग भी आपने पढ़ते पढ़ते या जब आप रीड कर रहे होंगे या आप लेक्चर्स में हैं, कोई पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको अपने साथ एक पेपर रखें और उसके ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग करते जाएं कि ये पॉइंट्स हैं जो मुझे बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, ये मैं शॉर्ट लिस्ट कर लूँ। और कुछ ऐसे वर्ड्स आप की वर्ड्स समझ लें कि वो अगर आप उसको पेपर को एक पेपर आपके पास हो या चले 2 या 3 जितने में आप कंफर्टेबल हो, 2-3 शीट्स हों आपके पास, लास्ट में पूरी बायो की बुक को, पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश को आप 3 से 4 पेजेस पे समराइज कर लें। तो वो चीज़ें जो आपको भूलती हैं, वो टॉपिक्स जो आपको भूलते हैं, उनको बार बार याद करें। प्रिपेयर करते हुए चीज़ों को, प्रिपरेशन में अच्छे से टाइम दें चीज़ों को। वंस यू आर डन विद दिस, आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें और अच्छी क्वालिटी स्टडी करें, क्वालिटी टाइम दें स्टडी को। ये ना हो आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, अगली दफ़ा में फिर आपको उसी तरह से याद करना पड़े। नहीं, आप एक दफ़ा अच्छी तरह से चीज़ों को प्रिपेयर करें ताकि बार बार आपको एक ही चीज़ पे टाइम स्पेंड ना करना पड़े। और बिलीव मी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान ना कर सके। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद कहते हैं कि इंसान जिस चीज़ के लिए भी कोशिश करता है उसे पा लेता है। अब चाहे वो दुनियावी चीज़ें हो या आखिरत के लिए हो तैयारी हो, इंसान जिस चीज़ के लिए भी कोशिश करेगा इंशाअल्लाह ताला उसे ज़रूर नवाजेगा, ज़रूर नवाजेगा। और आपने अपने लिए खुद अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि इंसान के लिए वो खुद अल्लाह ताला से जितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है उसके लिए कोई और वैसी दुआ नहीं कर सकता। हाँ, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत सारी दुआएं लें। खुद भी अपने लिए बहुत सारी दुआ करें और उनसे भी कहें कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। अपने टारगेट्स को सेट करके, अपने गोल्स को माइंड में रख के अपनी तैयारी करें। तैयारी के दौरान कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं सीनियर्स से। वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि आपने किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है और ख़ुद भी आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। सो माई डियर जूनियर्स, लास्टली आई वुड से कि अपने लिए दुआ करें, मेहनत करें, अपना फ्यूचर बनाने के लिए मेहनत करें, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करें और अपने लिए बहुत सारी दुआएं करें। जितना आप अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रांग रखेंगे उतना ही ज़्यादा इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। यकीन के साथ अल्लाह ताला से मांगे, बहुत सारी दुआएं करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आप सबको कामयाब करेगा। आई विश यू ऑल गुड लक। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।